कीजिएगा थोड़ा हमको। चलिए, कल हमने आप लोगों को शनि के नक्षत्रों पर गोचरीय प्रभाव के बारे में बताया था, हाँ या ना? एक व्यक्ति बताते हाँ चलिएगा। गुरु। चलिए, ऐसा है प्रभु कि मित्रता और शत्रुता ये जीवन के हर क्षेत्र में आपको निभानी पड़ती है, हर क्षेत्र में। ज्योतिष का क्षेत्र, व्यवहारिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, यानी पूरे संसार में हर कार्य में, हर मानवीय जीवन में मित्रता और शत्रुता का एक संबंध होता है ना? बताइए। जी भगवान। तो स्पष्ट है कि मित्रता, धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी, आपद काल परीखहि चारी। मित्रता की परीक्षा हमारे विपरीत समय में, परेशानी वाला समय, कष्ट वाला समय, आवश्यकता वाला समय में होता है ना? जी जी भगवान। वेद कहता है मित्रस्य चक्षुखा सर्वाणि भूतानि समिक्षन्ताम्। पूरे ब्रह्मांड को मित्रवत देखो। तो अनेक प्रकार के श्लोक हैं, युक्तियां हैं, तात्पर्य किसका क्या है? महाभारत ने तो कहा कि न दरिद्रो वसुमतो न विद्वान विदुषः सखा न शूरस्य सखा क्लीब सखी पूर्वम क्रमिष्यत्। अर्थात निर्धन और धनवान में कभी मित्रता हो सकती है? बताइए। सामान्यतः नहीं होती है भगवान। विद्वान और मूर्ख में मित्रता हो सकती है? ये नहीं हो सकता भगवान। वीर पुरुष और कायर में हो सकती है? नहीं भगवान, ये भी नहीं होती। और ये भी बात तय है, आप लोग को बता दो, हमारा महाभारत को पंचम वेद माना जाता है। न शक्यम अजरम लोके अधितिष्ठति कस्यचित्, कालो हीन हीनम विहरति क्रोधो वैनम हरत्युत। जीवन में पश्यानीसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, जब हमारा ये संसार ही नश्वर है और ये जीवन ही नश्वर है, शरीर ही नश्वर है, तो मित्रता भी शाश्वत नहीं हो सकती, ठीक ना? जी जी वो। आज हम मित्रता और शत्रुता पर ही चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने पूर्व में थोड़ा इस पर बताया। कल हमने पढ़ा था कि शनि इस नक्षत्र पर गोचर करेगा, तो शनि, जब शनि या कोई भी ग्रह, शनि या कोई भी ग्रह किसी न किसी राशि में प्रवेश जब करता है गोचर में, तो राशि के साथ नक्षत्रों का भी भोग करता है। कहने का तात्पर्य है कि राशि के साथ वो नक्षत्रों पर भी गोचर करता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 12 राशियों का निर्माण 27 नक्षत्रों के द्वारा ही होता है। जी जी। तब हमको समझना क्या है
हमको ज्यादा कुछ समझना नहीं है नक्षत्रीय गोचर के बारे में। 3 चीज याद रखने हैं, मित्र, शत्रु और सम। जब हमारा शनि का गोचर अपने मित्र नक्षत्र, स्व नक्षत्र जो उसके अधीनस्थ है, शनि को भी तो दशा अंतर दशा में 3 नक्षत्र मिले हैं ना। जी जी। कोई ग्रह, अब मान लीजिए सूर्य देव अगर कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करे तो क्या ऐसा हो सकता है कि सूर्य कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करके बुरा फल दें? नहीं दे सकते ना भगवान। कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण तक सूर्य की उच्च राशि का क्षेत्र होता है ना। जी, वो मेष राशि में रहते हैं। तो मेष सूर्य की उच्च राशि है। तो ये बात सदैव ध्यान दीजिए, गोचर में अगर गोचर का सटीक फल कथन करना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत देखिए, हाँ बृहस्पति देव अभी मेष राशि में चल रहे हैं, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ तो उनकी शत्रु की राशि है, तो वृषभ राशि उनकी शत्रु की राशि है, ठीक है, लेकिन वृषभ राशि के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं हमको ये भी तो देखना होगा। हो सकता है कि वो नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र आ जाए। बोलिए। जी। तो कोई अपना नक्षत्र में अपने घर में बैठकर अपनी राशि में बैठकर जातक को अनिष्ट फल देगा? बताइए, भार्गव जी, ज्योति जी, जितने लोग हैं एक एक करके बताइए। जी नहीं भगवान। नहीं देगा। तो हमको यह देखना होगा और याद करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, मित्र नक्षत्र, शत्रु नक्षत्र। मान लीजिए कल हमने शनि का पूर्वा भाद्र पद पर ही हमारा चल रहा था। अगर शनि पूर्वा भाद्र से गुजरेगा तो ये पूर्वा भाद्र नक्षत्र किसका आता है? पूर्वा भाद्रपद शायद मीन राशि के अंतर्गत आता है। जी भगवान सही, गुरु का आता। अब गुरु और शनि का रिलेशन देखिए क्या है, मित्रता है, शत्रुता है। समय है भगवान। शनि गुरु को क्या मानता है? शनि भी सम्मानता है, गुरु भी मित्र सम्मानता है। मानता है, सम्मानता है, दोनों आपस में सम्मानते हैं गुरुदेव। तो सम, तो यानी कि जब पूर्वा भाद्र, उत्तरा भाद्र, रेवती नक्षत्र तक शनि का जब गोचर हो तो हम कह सकते हैं कि स्थिति कोई परिवर्तन करने वाली नहीं होगी। क्या क्या बताइए? ना ना अशुभ फल ना शुभ फल, जो चल रहा है सो चल रहा है, सम का यही फल होना चाहिए ना। जी जी जी। हाँ, राशि में अब यहाँ पर अगर ये अच्छा फल दे रहे होंगे तो धीमा कर देंगे, बुरा फल दे रहे होंगे तो धीमा कर देंगे, करेंगे कि नहीं? जी गुरुदेव। समझ में आ रहा है भगवान?
एक ऐसा ग्रह जो अपने सम राशि में चले, सम नक्षत्र में गोचर करे, और ग्रह मान लीजिए कि अत्याधिक पापी है, तो एक मिनट, तो क्या हम फलित कर सकते हैं कि उस ग्रह का अत्याधिक कुप्रभाव इस नक्षत्र वाले, इस राशि वाले को मिलेगा, कि शुभता अशुभता में कमी आएगी? बोलिए। गुरुदेव ऐसे ही चलेगा ना, जैसे कि उसका चल रहा है तो मतलब उसी प्रकार से चलता जाएगा ना गुरुदेव। ना हमने उसका क्या बुरा होगा प्रश्न ना किया? उसका अच्छा होगा। हाँ, हमने प्रश्न किया कि अत्याधिक शुभ भी नहीं होगा, अत्याधिक अशुभ भी नहीं होगा। जी गुरुदेव। बोलिए, यही होगा ना राघवेंद्र जी? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जी जी गुरुदेव। अब मान लीजिए गुरु के नक्षत्र से निकलकर और बुध के नक्षत्र पर शनि का गोचर हो, तो हम क्या देखेंगे? बुध के साथ शनि क्या क्या है? समता और मित्रता। मित्रता है गुरु जी। हाँ राजकुमार जी, किसकी किससे मित्रता है? शनि बुध को मित्र मानता है या बुध शनि को? बुध शनि को मित्र मानता है गुरु जी। हमें लगता है भगवान की एक बार आपको थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए। या तो मैं हमसे मिस्टेक हो रहा है या आप सीख रहे हैं। बुध बुध सब मानता है और शनि मित्र मानता है। राजकुमार जी थोड़ा इसको देख लीजिए, हो सकता है हम ही से गलती हो रही हो। नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी, बराबर है, बराबर है। आप जो बता रहे सही है। अब यहाँ पर नीतू जी, जब बृहस्पति के बुध बुध शनि को मानता है क्या? सम, और शनि बुध को मानता है। इस सिचुएशन में जब बुध के नक्षत्र और बुध के मिथुन कन्या राशि से शनि का गोचर हो, तो क्या फल होना चाहिए? शुभ फल देगा भगवान। बताइए। अच्छा ही फल होना चाहिए गुरुजी। लेकिन हम आपके घर में आ रहे हैं और आप हमको ना अतिथि मानते हैं, ना मित्र मानते हैं, ना शत्रु मानते हैं। हम आपको एक पक्षीय संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? यही आपकी परीक्षा है और यही ज्योतिष है। ठीक ठीक गुरुजी, ठीक ठीक होगा, सामान्य होगा। यही आपकी परीक्षा है और यही आपका ज्योतिष है। अनुमान, आप कितना अनुमान लगा सकते हैं, कितना फिलोसफी आप अपने मस्तिष्क के घोड़े को दौड़ा सकते हैं, यही ज्योतिषी देवज्ञ कहा जाता है। यही से ज्योतिष का आपका फल कथन शुरू होता है। अब बताइए, एक एक ग्रह एक को सम मानता है और दूसरा ग्रह उसको मित्र मानता है, यहाँ पर क्या फल कथन कहिएगा? भले बुध उसका अवभगत ना करे, किंतु शनि जाते समय तो गिफ्ट लेके जाएगा भगवान उसके घर में। तो यहाँ पर यही फल कथन करना है कि जब बुध शनि के नक्षत्र से गोचर करेगा, यथावत स्थिति न शुभ न शुभ, लेकिन शनि जब बुध के नक्षत्र से गोचर करेगा तो वो मित्र वाला फल देगा। हो गया क्लियर ना? समझ में आ गया नीतू जी? जी गुरुजी, जी गुरुजी, आ गया। हरि किशन जी, आपका भी क्लियर हो गया ना? नहीं भगवान, मैं तो शनि बुध को अपना मित्र मानता है और बुध शनि को सम मानते हैं। तो शनि जब बुध के जाएंगे तो बुध तो उनको सम मान के अपना उस हिसाब से करेगा। यहाँ क्या है, शनि जब मित्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, भले शनि तो बुध को शत्रु मत नहीं न मान रहे हैं ना? बोलिए। हाँ, बुध तो शनि को सम मान रहे हैं। तो बुध का जब गोचर होगा शनि के नक्षत्रों में, तो वही होगा सम वाला फल जो अभी बृहस्पति देव दे रहे थे बृहस्पति के नक्षत्रों में। लेकिन शनि का जब बुध के नक्षत्रों पर गोचर होगा तब वो मित्र वाला फल मिलेगा। ठीक है वो। ठीक है ना? सिद्धांत तो समझ में आ गया ना?
जी गुरुजी। जी जी एक पक्षीय संबंध में यह देखना है कि जो ग्रह एक को सम मान रहा है, जब उसका गोचर उस ग्रह के नक्षत्र या राशि में होगा तो सामान्य फल देगा, सम वाला फल देगा। और अगर जो मित्र मान रहा है वह क्या करेगा, अपना मित्र वाला फल देगा, है ना। उदाहरण उदाहरण के लिए देखिए, मीन राशि शुक्र की नीच राशि है ना। उच्च राशि है, उच्च राशि, लेकिन बृहस्पति शुक्र के शत्रु है ना। जी भगवान। अब एक मिनट, माइक बंद कीजिए, नहीं तो अब जब शुक्र बृहस्पति के धनु राशि में बैठते हैं तो माने जाते हैं कि शत्रु राशि में बैठे हैं, शत्रु क्षेत्री हैं। लेकिन वही शुक्र जब मीन राशि में बैठता है तो उच्चता को प्राप्त करते हैं ना। जी बोलिए, जी हैं? जी गुरुजी। धनु राशि में बैठने के कारण शुक्र को नीचता का फल मिलेगा। निचला समझ लिए, शत्रुता का फल मिलेगा, लेकिन मीन राशि में बैठने पर उच्चता का फल मिलेगा, है ना। तो बताइए कि जिस ग्रह से उनकी शत्रुता है उसकी दो राशि है, एक राशि में उच्च हो रहे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर बैठकर शुक्र अशुभ फल देंगे, निर्बल माने जाएंगे। बताइए, ऐसा ज्योतिष में कहीं सिद्धांत है? नहीं, नहीं ना है, जी गुरुजी। नहीं ना है भगवान, बताइए क्यों? नहीं भगवान। कारण कि जो ग्रह जहां पर उच्च हो रहा है वो अपना उच्च स्थान का फल देगा, जहां उसका शत्रु क्षेत्र है वहां शत्रु फल देगा। तो शनि बुध को शत्रु नहीं न मान रहे हैं जी, तो शत्रु, जब शत्रु नहीं मान रहे हैं, वो अपना मित्र मानकर गोचर कर रहे हैं, तो अगला हमको क्या मानता है उससे हमको क्या मतलब है। हमको राघवेंद्र जी हमारे खिलाफ संस्थान में लोग जाके कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, और संस्थान वाले हमको बोलते हैं, हमको क्या परवाह है कौन क्या कह रहा है ना। बिल्कुल समझ में सही। आया। शनि को बुद्ध से, बुद्ध की भावना से कोई मतलब नहीं है कि हमको तुम शत्रु सम मानो या मित्र मानो, हम तुमको मित्र मानते हैं, यह भाव है मेरा। तो शनि जब बुद्ध के नक्षत्रों से गोचर करते हैं तो मित्र फल देते हैं। अब क्लियर हो गया आपको ना? जी भगवान। चलिए, छोटे छोटे पॉइंट पर ही चर्चा करते, आज कुंडली पढ़ाना है आप लोग को। अब हम समझ लिए, सम वाला तो क्लियर हो गया होगा सब लोग का। अगर मान लीजिए कि दोनों ही ग्रह एक दूसरे को सम माने तो क्या फल होगा? अब बताइए कि जो चल रहा है उसमें भी कुछ कमी आएगी, न शत्रु न मित्र, ऐसा संबंध क्या। एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं, किसी का 7 बजे का ट्रेन है, किसी का 8 बजे का ट्रेन है, 2-3 मिनट के लिए किसी से क्षणिक संबंध बना, वो अपना गाड़ी धर कर गया, वो अपना गाड़ी धर कर गया, ऐसे रिलेशन को क्या कहिएगा? बताइए। तात्कालिक स्थायी ना कहेंगे हम। और एक ऐसा रिलेशन है कि आप अपने गाड़ी के इंतजार में हैं, वो अगला आदमी अपने गाड़ी के इंतजार में है, ना आपसे वार्तालाप कर रहा है ना हम उससे वार्तालाप है, तब क्या कहिएगा? इसमें कौन सा संबंध जोड़िएगा? न मित्रता न शत्रुता, सब, यानी कि जो चल रहा है सो है ना। जो सिचुएशन बना है सो बना है, हमको आपसे मतलब नहीं, हमको समझ में आया? जी भगवान। हाँ,
अब हम बात करते हैं सूर्य और मंगल शनि के प्रबल शत्रु हैं, इसमें तो कहने की बात नहीं है, दोनों ही अब एक ऊर्जा है तो एक, दोनों ही अग्नि तत्व हैं। अब जहां आग मिल जाए, अग्नि तत्व प्लस वायु तत्व, तो वहां तो विध्वंस होगा ना प्रभु, बोलिए। जी होगा। अग्नि तत्व प्लस वायु तत्व, सूर्य अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व और वायु तत्व हो गए शनि। अब वायु क्या करेगा, अग्नि के दाहिका शक्ति को बढ़ा देगा। बताइए। जी भड़के क्या अग्नि? कभी भी अग्नि कांड होता है, अग्नि बिना वायु के वेग से वो प्रज्वलित नहीं हो सकती, उसको थोड़ा या ज्यादा हवा की सहायता अपना रूप धारण करने के लिए आवश्यकता। देखते हैं ना हमारे यहाँ चूल्हाओं में, आजकल तो गैस वगैरह हो गया है, पहले लोग लकड़ी के फूकनी बनाते थे, हवा देते थे उसको सुनगाने के लिए, देते थे ना। जी गुरुजी। जी जी। तो वायु तत्व का काम है अग्नि को प्रज्वलित करना। तो शनि, सूर्य और मंगल नैसर्गिक पापक ग्रह हैं। अब बताइए, कल इसी बात को उन्होंने पूछा था साक्षी जी की पापक ग्रहों का। अब मान लीजिए एक पापक ग्रह के नक्षत्र पर दूसरा पापक ग्रह जाए शत्रुता बनाकर, तो क्या फल होना चाहिए? एकदम अनिष्ट फल होगा। बहुत खराब होगा। अब उसी में 3 पापक ग्रहों की युति हो जाए तब क्या होगा? फिर तो विध्वंस होगा भगवान। एक दुष्ट में इतनी, एक आग की चिंगारी ज्वालामुखी बना सकती है। अब 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। तो आपको समझना पड़ेगा, अपना माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा कि एक पापक ग्रह है, आपके सफेद कपड़े पर एक काला काजल का अगर टीका लगा दिया जाए तो आप पहन कर निकलिए तो सारे लोग कहेंगे किसमें दाग है ना? जी जी जी। जी गुरुदेव। उसी प्रकार किसी भी राशि पर, किसी भी नक्षत्र पर एक पापक ग्रह का पहले से गोचर हो रहा हो, दूसरे पापक ग्रह का उसके साथ शत्रुता का संबंध हो, ऐसा ग्रह आ जाए तो उस वर्ष, उस महीने, उस राशि वाले के लिए अनिष्टकारी समय होगा गोचर का। क्या? जी गुरुदेव। अब 1 से 2, 3 हो जाए, 4 हो जाए तो उतना ही भयानक होगा। तो अब इसी के अपोजिट कोई शुभ ग्रह, कोई मित्र ग्रह अपनी मित्र नक्षत्र में, मित्र राशि में गोचर करे, शुभ ग्रह, तो शुभता आएगी। बहुत सरल है। तो इसमें किसी प्रकार का आपको मानवीय जीवन पर लगाना है। इस शत्रु के साथ, शत्रु नक्षत्र, शत्रु राशि में शत्रु ग्रह का गोचर अनिष्टकारी, मित्र राशि में मित्र ग्रह का गोचर अशुभकारी होता है। चलिए मैं इसको भी क्लियर करके एक कुंडली आप लोगों को दिखाता हूं। राहु और केतु के बारे में आप लोगों ने हमसे पूछा था कि नहीं पढ़ा है। देखिए, राहु का फल वही होता है जो शनि का होता है, और केतु का फल वही होता है जो मंगल का फल होता है। राहु और केतु का कोई अपना फल नहीं है। वो जिस राशि व जन्म पत्रिका में जिस राशि में है, लेकिन गोचरीय फल में या सदैव
राहु का शनिवत फल देखा जाता है। जैसा शनि का फल, शनि भी दुख कारक है और राहु भी दुख कारक है, और शनि भी वायु तत्व है और राहु भी वायु ही तत्व है। अगर मैं सही कह रहा हूं तब। जी भगवान। तो इस ग्रह का एक नेचुरल शनि से अंतर क्या होता है? शनि का है कि उसका जन्म पत्रिका में पद प्रभार प्राप्त हुआ है। हाँ, आप न्यायाधीश हैं, आपकी राशि कुंभ है, आप कर्म और आय के स्वामी हैं, लेकिन इसको किसी प्रकार का राशि नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि छली है, कपटी है, भ्रम है। तो इसने क्या किया, कहा कि अच्छा ऐसा बात है, देवताओं को मैं छल छुड़ाता हूं। कहा कि ठीक है, राशि मत दीजिए, मैं जिस ग्रह के प्रकाश के साथ संबंध बनाऊंगा, सूर्य के प्रकाश से बनाया तो सूर्य का फल दिया, चंद्रमा के किरण से टकराया तो चंद्रमा का फल दिया, मंगल बुध, यानी मैं जिस राशि में बैठूं उस राशि के स्वामी के अनुसार मेरा फल होगा। अब राहु कर्क राशि में बैठ जाए तो भले ही शत्रु है, लेकिन चंद्रमा के समान इसका फल होगा। सिंह में बैठे तो सूर्य के समान होगा, और वृश्चिक और मेष में बैठे तो मंगल के समान होगा। होगा कि नहीं? बोलिए। गुरुजी संशय है एक हमको। पूछिए। अगर मान लीजिए कि मंगल के राशि में बैठा है राहु, और मंगल अगर पीड़ित हुआ तब कैसा रहेगा? तो ये भी पीड़ित होगा। जी गुरुजी जी। हम कह रहे हैं कि आप अपने घर में 100 वाट के एक बल्ब को जलाइए, एक 200 वाट का जलाइए, 1000 वाट का, जितना पावर बढ़ेगा आपके जो उस प्रकाश का होगा उतना हीन अंधकार दूर होगा। बोलिए। जी गुरुजी जी। 1000 वाट वाले की अपेक्षा 100 वाट वाला नहीं करेगा। उसी प्रकार है राहु का। राहु छाया है, जैसे वृक्ष की छाया, हर प्रकार की छाया होती है। ये क्या करता है, ग्रहों के निकलने वाले प्रकाश पर अपना छाया डाल देता है। इससे उस ग्रह का पूर्ण प्रकाश नहीं मिल पाता। जैसे वर्षा ऋतु में भगवान सूर्य कभी कभी नहीं दिखते हैं, बादलों में छुप जाते हैं, तो हम कहते हैं कि आज सूर्य उदय नहीं हुआ, सूर्य का दर्शन नहीं हुआ, कहते हैं ना। जी गुरुजी जी। उसी प्रकार राहु क्या करता है कि ग्रहों के प्रकाश को अपनी छाया से रोक देता है, ताकि उसका पूर्ण प्रकाश भूमंडल पर ना पड़े। अब ग्रहण भी तो यही होता है, सूर्य के प्रकाश को राहु अपने छाया से कर देता है, तो कहते हैं कि ग्रहण लग गया। तो राहु का एक नेचुरल स्वभाव है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके प्रकाश को अपना, उसका स्वरूप धारण कर लेगा। समझ में आया ना? जी जी गुरुजी। अब जैसे देखिए, आप खूब धूप में एक डंडा ले लीजिए, अब उस धूप में डंडे को रखिएगा तो नीचे जमीन पर एक डंडे की छाया बनेगी। आप खड़े हैं धूप में तो आपका पूरा शरीर की छाया बनेगी। अगर कोई वृक्ष का डाली लटकी हुई है तो प्रकाश में उसकी छाया बनती है कि नहीं, ऐसा? जी जी गुरुजी। तो उसी प्रकार राहु भी जिस ग्रह के साथ होता है उसका ही फल देता है, चाहे गोचर हो, चाहे जन्मपत्रिका हो, चाहे किसी प्रकार का हो। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? जी जी गुरुजी। हाँ, तो अब हम विचार करते हैं एक कुंडली के एक कुंडली मैंने कल रात्रि में डाला था आप लोगों को।
एक कुंडली दिख रही है प्रभु? दिख रही है भगवान। चलिए देखिए, तुला लगन की कुंडली है। इस जातक का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1910 ईस्वी को। ध्यान से समझिए, कुंडली देखा कैसे, गोचर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। अब तुला लगन में सबसे पहले किसी भी कुंडली को देखिए, उस लगन वाले के लिए शुभ और अशुभ ग्रहों को अलग छांट लीजिए। वो छटा छटा मिलता है, वो बना बनाया है, उसको समझ निकाल लेना है सिर्फ। शनि की तीसरी 7.5 इस जातक के जीवन में बीतने वाली है। ध्यान से देखिए कैसे देखा जाता है। 1910 में इनका जन्म हुआ, 31 अक्टूबर को। 26 अप्रैल 1939 में इन्होंने शनि की तीसरी 7.5 को भोगा। मैंने बताया था आप लोगों को ना कि जीवन में हर मनुष्य के 3 बार ही 7.5 आते हैं, ठीक ना? जी गुरु जी। हाँ, अब देखिए, शनि की तीसरी 7.5 आई तो तुला लगन वालों के लिए शनि योगकारी होते हैं। केंद्र त्रिकोण देखिए, चतुर्थ और पंचम के स्वामी हुए। हाँ है ना? जी जी भगवान। इस 7.5 में ऐसी कुछ दशाएं, कोई दशा अंतर दशा नहीं आई जिससे जातक को गोचर का संबंध अशुभ दशा या शुभ अंतर दशा से हुआ। तो शनि की 7.5 भी इस जातक के लिए शुभ रहे। लेकिन जब प्रथम 7.5 इनको लगा तो इनकी कुंडली में लग्नस्थ राहु की दशा प्राप्त हो गई। अब तो आप देखिए, लग्न में राहु बैठा हुआ है, वो भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है। सूर्य यहाँ कमजोर है, क्योंकि पहला तो तुला लगन में सूर्य एकादश भाव का स्वामी होने के होकर भी शुक्र का शत्रु होने के कारण यह शुभ नहीं है। तुला में है नीच ना? का भी होता है ना भगवान? अच्छा, तुला में नीच का भी है ना? जी गुरु जी। तीसरा नंबर पॉइंट को देखिए, जातक की राहु की दशा जब गुजर रहा था तो सूर्य का बुध का फल करेगा। यहाँ पर देखिए राहु। अच्छा, अब आप बताइए, राहु यहाँ पर किसका किसका फल करेगा? बताइए। राहु एक तो पहला, जहाँ बैठा उसका करेगा, एक पंचम भाव का करेगा, एक सप्तम का करेगा, नवम भाव का करेगा। पहला तो सूर्य को भी अपने प्रभाव में ले लिया ना, बुध जी को भी तो ले लिया, जी, उनको तो करेगा ही। हाँ और शुक्र का तो करेगा ही। बताइए। जी जी भगवान। जब अशुभ राहु की दशा आई और इनके ऊपर प्रथम 7.5 का समय जब चल रहा था तो भाग्य अधिपति, लाभ अधिपति दोनों के द्वारा बुरा फल मिला। बड़ा आश्चर्य की बात है प्रभु, दोनों के द्वारा इस जातक को अशुभ फल मिला। अब आपके पास कुंडली आ जाए
कि भाग्याधिपत राहु ऐसा गोचर है जिसमें भाग्य के स्वामी और लाभ के स्वामी दोनों ही अशुभ फल दे रहे हैं। कारण क्या है? तो कारण था कि राहु ने लाभ और भाव दोनों पर दोनों पर राहु का प्रभाव था। समझ में आया? जी भगवान। इसी कारण प्रथम साढ़े साती में इस जातक को अत्यंत शुभ गोचर होने के बाद भी लाभ नहीं मिला। अब बात क्लियर हो गया ना? तीसरा पॉइंट समझ में आ गया ना कि यहाँ पर राहु ने खेल बिगाड़ दिया, अपनी दशा में आकर भाग्य का फल बुरा कर दिया और आयुष को कमजोर कर दिया। तो न भाग्याधिपति ने फल दिया और न लाभाधिपति ने दिया, और पितृ दोष का भी निर्माण इसने कर दिया सूर्य को पीड़ित करके। जी जी क्या री किशन जी? भगवान यहाँ सूर्य को भी कर दिया और बुध को भी कर दिया। नवम भाव पर उसकी पूरी दृष्टि है प्रभु। हाँ, पूरी दृष्टि है, बस राहु की 9वीं दृष्टि है, 9वीं। चलिए, तो ये तो क्लियर आ गया ना कैसे देखना है? जी भगवान। तो हाँ, तो आगे बढ़ते। द्वितीय साढ़े साती में शनि ही की मां दशा चल रही थी और शनि कुंडली के लिए योग कारक थे, तुला लगन के लिए योग कारक हैं, और शुक्र के नक्षत्र में उस समय इनकी साढ़े साती चल रही थी। तो प्रथम साढ़े साती की अपेक्षा इस जातक का तृतीय और अंतिम साढ़े साती शुभ सिद्ध हुई। क्यों? एक तो यहाँ पर शनि जो है योगकारी बन गया, केंद्रेश भी हो गया, और दूसरा शुभ ग्रह के साथ इसकी युति बन गई, बृहस्पति के साथ, प्लस किसी अशुभ ग्रहों का शनि पर कोई प्रभाव नहीं है। एकमात्र केतु देख रहा है, वो भी अपनी उच्च राशि को देख रहा है, लेकिन शनि प्रबल कारक है इस कुंडली के लिए, और दशा भी शनि का और योग कारक ग्रह का गोचर, तो साढ़े साती में भी इस जातक ने बहुत उत्थान किया। जी भगवान। समझ में आया? जी जी। लेकिन तीसरी जो इसकी साढ़े साती आई, पुनः इसका सुबह। अब बात करते हैं हम दूसरे कुंडली में। इसका जन्म 86 का है, इस व्यक्ति का अब आपका एक काम कीजिए, कोई ऐसा कुंडली आप लोग लाइए, चाहे आपके पास अवेलेबल हो, तो जिसमें कोई दर्दनाक घटना घटी हो, किसी का संतान मर गया हो, पत्नी मर गई हो, बीमारी कोई आया हो, मुकदमा में फंसा हो, ऐसे कुंडलियों को आप स्वयं लाइए और देखिए क्या स्थिति उस समय थी गोचर की और दशांतर दशा की। स्वतः ही आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या हरि किशन जी, नीतू जी? जी जी भगवान, सही बात है, मिलेगा। नीतू जी नहीं है कक्षा में। चलिए, जी गुरुजी, जी गुरुजी। आप लोग ऐसा कीजिए, किसी पड़ोस का, किसी रिश्तेदार का, किसी यजमान का कोई, या अपने 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 ऊपर ही कोई ऐसा बीता हुआ घटना को याद कीजिए जो बीत चुका हो। आप भूत को पकड़िए जो गया, उस समय को देखिए कि जो मैंने सिचुएशन बताया, सिद्धांत बताया, वो क्या उस समय वह योग बन रहा था कि नहीं बन रहा था?
7.5 चल रही थी और जातक का उत्थान कैसे हुआ, क्यों हुआ, जातक का पतन क्यों हुआ। तो देखिए क्या कि पहले जिस कुंडली को देख रहे हैं उसके लग्न के कारकों को निकालिए, वह कुंडली में शुभ है या अशुभ। दूसरा दशा को देखिए, अंतर दशा को देखिए, और ग्रह गोचर कहाँ कर रहा है, शुभ नक्षत्र में, मित्र नक्षत्र में, मित्र राशि में। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर आप एक फल कथन कीजिए, और यही काम आपको करना है भविष्य में। आने वाला फ्यूचर किसी को बताना है कि विवाह होगा कि नहीं होगा, तो यही चीजें आपको काम करेगी। मान लीजिए आपके पास प्रश्न आया कि मेरे लड़के का नौकरी लगेगा कि ना लगेगा, आपने देखा उसका 10th हाउस, सूर्य को देखा, गुरु को देखा, पराक्रम को देखा, सब ग्रहों के आकलन करके आपने निकाल लिया कि नौकरी योग है। अब प्रश्न आया कि गुरुजी ये मिलेगा कब, तब आपने देखा कि नौकरी देने वाला ग्रह की दशा चल रही है कि नहीं चल रही है, अंतर दशा चल रही है कि नहीं। जब नौकरी वाले ग्रह की दशा होगा, अंतर दशा होगा और शुभ गोचर होगा, तो उस महीने को आप टारगेट कीजिए। इस महीने पर, इस समय पर आपके जातक का नौकरी लगेगा। तो फ्यूचर भी तो आपने पकड़ लिया ना गोचर दशा के द्वारा। बताइए, बताइए, समझ में आया भगवान? जी जी। समझ। मान लीजिए आपके पास कोई प्रश्न आया कि मेरे संतान नहीं हो रहा है, और तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले कुंडली का पंचम भाव देखिए, पहले लग्न देखिए, संतान के लिए कि जातिका या जातक कंफर्टेबल है कि नहीं। देखिए कि शरीर उसका मजबूत है, लग्न ठीक है, डिग्री बल ठीक है, लग्नेश भी ठीक है, लग्न भाव भी ठीक है, सूर्य भी ठीक है। अब पंचम को देखिए, बृहस्पति को देखिए, पंचम में कौन से ग्रह। तो सब कर लेने के बाद आपको पता चला कि संतान होगा। अब प्रश्न आएगा कब होगा। तो संतान कारक ग्रह, संतान देने वाले ग्रह की जब दशा अंतर दशा आएगी तभी ना संतान होगा। बताइए। जी जी। अब जब दशा भी शुभ हो जाए, अंतर दशा भी शुभ हो जाए और गोचर भी सब हो जाए, सब तीनों एक साथ मिल जाए, तो निश्चित आप बता सकते हैं कि हाँ, इस महीने के इस तारीख से इतना के बीच में आपका गोचर, आपका संतान प्राप्ति होगा। आप करके देखिए, उसको होगा। अब देखिए इस कुंडली में यही चीज बताया गया है। तुला लगन के लिए इनका, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था 1939 वाला, ये पढ़ चुके थे। या देखिए 64 में शनि इनके कुंभ राशि में प्रवेश किया। जब तक शनि इसकी राशि में चल रहा था तब खराब समय बीता। अब बताइए, अब यहाँ पर सिचुएशन गड़बड़ा गया प्रभु। शनि योगकारी होते हुए भी 7.5 में खराब फल क्यों दिया। बताइए, कुछ दिख रहा है आपको? क्यों, बताइए प्रभु, क्यों ऐसा हुआ। केंद्र में शनि और सूर्य। हाँ, क्या सूर्य भगवान? केंद्र में शनि महाराज और सूर्य महाराज दोनों बैठे हुए हैं, और तो शत्रु है ना प्रभु सूर्य शनि का। यहाँ तो बलवान शनि हुआ ना, उच्च राशि में बैठा, कारक बनकर बैठा। नीच, यहाँ कमजोर तो सूर्य हुआ। जी जी। तो देखिए शनि ने अपने गोचर में क्या किया, इस जातक को शरीर में जब शनि का गोचर आया तो सूर्य के साथ बैठने मात्र से शरीर में उसने बीमारी को बढ़ा दिया। क्या बीमारी बढ़ाया प्रभु? तो वायु वाली बीमारी बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि गोचर में लग्नेश का किसी तरह से संबंध बन रहा था,
अब कैसे बनेगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो शनि का गोचर अष्टम हो रहा है राशि से, हो रहा है ना प्रभु? जी। इनके इसने क्या किया, इसका जब गोचर आया तो जो चीजें दबी हुई थी उसे इसने जगा दिया। क्यों? क्योंकि शनि और राहु दोनों चर्म रोग के कारक होते हैं। घर का पशु भी बीमार हो गया, कारण शनि की दृष्टि पशु भाव पर पड़ी। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? बताइए प्रभु, हाँ या ना? हेलो, हेलो। जी भगवान, थोड़ा सा एक बार और बताइए, इसको दोबारा बताइए वो। देखिए, इस कुंडली में एक प्रिंट मिस्टेक हो गया है। क्या? शनि अब शुक्र नवम स्थान में थे और इसने क्या कर दिया है कि अष्टम बैठा दिया है। तो एक बता रहे हैं श्रीमान कि शनि की गोचर में, तो बताइए कि अगर हम शनि अष्टम गोचर कर रहा है तो कैसे शुक्र को देखेगा? बताइए, शुक्र को कैसे देखेगा? शनि किसी भी स्थिति में शुक्र को देखेगा? किसी भी एंगल से शनि शुक्र को नहीं देखेगा। हाँ या ना बताइए? नहीं देखेगा गुरुदेव। तो इस कारण यहाँ पर अब शुक्र जो है वो किसकी राशि में बैठा है? तो राहु की अधिष्ठित राशि, यानी कि मंगल की राशि में। तो अब मंगल पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल पर भी शुक्र की दृष्टि नहीं है। तो यहां पर था सिचुएशन कि इस जातक को 7.5 का बुरा प्रभाव इसलिए मिला कि देखिए, राहु की तो दृष्टि पड़ी नहीं, लेकिन शनि जो है सप्तम को नीच राशि से देख रहा है, मंगल की राशि को। ये दिख रहा है आप लोग को? ये दिखा आप लोग को? जी जी गुरुदेव, अष्टम में शनि है तो उसकी सप्तम दृष्टि शुक्र पर जा रही है। हाँ, और इसने क्या किया कि मारक भाव, और सप्तम मारक होता है और अष्टम होता है बड़े बड़े रोगों का कारण। बोलिए। जी जी। तीसरी दृष्टि से इसने क्या किया कि दूसरा मारक भी देख लिया, अष्टम से अष्टम, है ना? जी। बताइए, दिखा कि नहीं? हाँ दिख रहा है भगवान, तीसरा भाव दिख रहा है उसको। तो इसी कारण क्या किया कि इसने क्या किया कि दृष्टि डालकर पहला तो अष्टम जनित बीमारियों को बढ़ा दिया, जिसमें गुप्त रोग, चर्म रोग इत्यादि आ जाते हैं। अब शुक्र पर हम विचार करते हैं तो किसी ग्रह की दृष्टि वर्तमान में नहीं पड़ रही है। हाँ, यहाँ पर सिचुएशन भी बदल रहा था। शनि थे कुंभ राशि में, शनि थे कुंभ राशि में। अब शनि अगर कुंभ राशि में गोचर करेंगे
अब इनकी दृष्टि शुक्र पर पड़नी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ा ना। बताइए 27/1/1964 को शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश किए तो इस जातक के लिए विपत्ति कारण क्यों हुआ। अब शनि कुंभ राशि में आएंगे तो सबसे पहले देखे द्वितीय भाव को, देखे ना पंचम से। हाँ या ना बताइए। हाँ जी। तो इसी कारण था, कारण ये लग्न कुंडली है और 1964 में इस जातक के शनि आए थे कुंभ राशि में। तो जब कुंभ राशि में प्रवेश किए तो खुजली बढ़ गया, पशु मर गया इस जातक का, नौकरी गुरुजी छूट चंद्र गई। राशि, गुरुजी चंद्र राशि के हिसाब से तो 12वां भाव पड़ेगा ना, फिर वो कुंभ राशि में आएंगे जब शनि तो बुरा ही प्रभाव होगा। तो बुरा प्रभाव होगा तो कुंभ राशि से शुक्र पर दृष्टि पड़ेगी ना। हाँ जी। हाँ, जी तो ऐसे भी द्वादश भाव में गोचर शनि का अशुभ होता है। हाँ जी वही। अब देखिए आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये भी सिद्धांत कभी कभी विफल हो जाता है कि योगकारी ग्रह भी बुरा बन जाता है। अब देखिए शनि योगकारी होकर भी अपनी 7.5 में इस जातक को इतना तबाह कर दिए। कारण क्या था कि दशा भी शनि की चल रही थी और शनि भले ही अपने भाव का फल दे रहे थे लेकिन जहां जहां दृष्टि डाले वहां पर उन्होंने शुभता नहीं किया। शनि की दृष्टि शुभता नहीं की। देख लीजिए आप इस कुंडली के माध्यम से, द्वितीय भाव पर डाले तो पशु मर गया, मरा ना। बताइए हाँ या ना। जी जी। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां विनाशकारी होती है। अब इस कुंडली के माध्यम से आपको मैंने यह समझाने का प्रयास किया कि शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे, लेकिन दृष्टि जी से उन्होंने इस जातक को बर्बाद कर दिया, कर दिया ना। गुरुदेव शनि की दृष्टि ठीक नहीं है ना, ना बैठना शुभ है। हाँ, जी भाग्यवान होते हैं, दीर्घायु होते हैं जिनका अष्टमस्त शनि होता है। समझ में आया नीतू जी, हरिकिशन जी, राघवेंद्र जी, क्या सिचुएशन था। जी जी। अष्टमस्थ शनि यानी उसकी राशि या वह स्वयं बैठे। जी अष्टमस्थ शनि उसकी राशि हो अष्टम भाव में या वह स्वयं बैठे। स्वयं बैठे भगवान, स्वयं बैठे तब होता है। हाँ सो बैठे। अब देखिए यही शनि जब मीन राशि में प्रवेश किया तो समस्याओं का कमी हो गया। क्यों कमी हुआ प्रभु। मीन राशि इसका आ गया समक्षेत्री, आया ना। जी गुरु के साथ समय। आया ना कि ना बताइए। शनि और बुध के नक्षत्रों में आ गया गुरुदेव। हाँ, तो इस कारण अब यहाँ पर इसको लाभ भी करवाया, जमीन इसने खरीदा, लेकिन तीसरी 7.5 इसका प्राणांत करा दिया। एक जातक और है मेरे पास, आज इसको प्रकरण करते हैं, धीरे धीरे आपको समझाते चलते हैं। एक जातक थे जिनका जन्म हुआ था 1945 को, गोचर में शनि मेष राशि में प्रवेश कर छोटी 7.5। अच्छा, अब जब मेष राशि में प्रवेश किए तो ढैया प्रारंभ हो गई। किनको,
मेष राशि में शनि का गोचर हो तो ढैया किनको लगेगा? कर्क को लगेगा और वृश्चिक को। अब जो ही उन्होंने मेष राशि में प्रवेश किया, उनकी ढैया प्रारंभ हुई, तो 5 वर्ष का जातक का पुराना नौकरी छूट गया। काहे छूट गया प्रभु? ऐसा का हुआ? तो सीधा बात है, शनि चल गए अपने नीच राशि में, तो जातक को तबाह कर दिए ना। जी बाबा। बताइए। अब 7/3/1969 को फिर मेष से गोचर करके शनि बुध और सूर्य पर अपना दशम दृष्टि डालते हैं। मेष में बैठकर शनि, बुध कहाँ बैठे हैं? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेघस्थ शनि सूर्य और बुध को देख रहा है ना। अगर मेघ में 1 नंबर पे शनि बैठे तो 10 पर दृष्टि पड़ेगी ना उसकी, 10वीं। जी। अब क्या हुआ? सूर्य अपनी राशि के देखने के कारण इस जातक को थोड़ा रिलीफ तो मिला, लेकिन इसने गलती कर दिया कि साझेदारी कर लिया। क्यों साझेदारी कर लिया? क्योंकि सप्तम भाव में पार्टनरशिप का बुध की राशि थी और बुध पर शनि का दृष्टि पड़ा। अब बुध तो समक्षेत्री हो गए ना शनि के राशि में बैठकर। जी बताइए। जी। इस शनि ने सूर्य के साथ बुध को होने के कारण अपनी राशि में शत्रु दृष्टि से देखने कारण फिर जातक को परेशान कर दिया। बार बार यह पढ़ाने का प्रयास करता रहा लेकिन नहीं पढ़ा पाया, अध्यापन कराया। क्यों? ज्ञान का कारक, बुद्धि का कारक होता है बुध पर शनि ने अपनी दृष्टि डाल दी, असफलता मिल गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शनि की दृष्टि भयानक होती है, भयावह होती है। जहां पड़ती है, जिस ग्रह पर पड़ती है, उसकी शुभता अशुभता को कमी करता है। चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु हो, कुछ ना कुछ प्रभाव तो करता ही। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? बोलिए। जी बाबा। चलिए, तो अब इतना इसी तरह से कुंडली और है, और इसी तरह से आपको भी कैलकुलेशन करना है। अब चलिए, समय भी पूरा हो चुका है और गोचर का पूरा। हाँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। 1 मिनट रुको। चलिए, अब आप प्रश्न पूछिए आराम से, जिन लोगों का संशय है। हाँ, पूछिए अनुज जी। गुरुदेव, मैं ये पूछा था, शनि की दृष्टि यदि खराब है तो शनि तो न्यायाधीश भी है और कर्मों का फल देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा हमको समझ में नहीं आया। ये मतलब शनि कैसे, क्या? न्यायाधीश है, लेकिन शनि को दुख कारक भी कहा जाता है, बाधा कारक भी कहा जाता है, पीड़ा कारक भी कहा जाता है। जी जी तो जी। जजमेंट, जज के सामने आप फर्जी पेपर लेके जाइएगा तो तुरंत पकड़ लेगा ना। जी 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 जी। तो जज और संत दोनों में अंतर है कि नहीं प्रभु?
जो जी न्यायाधीश है, न्यायाधीश अगर आपके फेवर में अच्छा फैसला दे दिया तो आप बहुत अच्छे जज साहब थे, और अगर बुरा दे दिए तो आपके लिए तो शनि भी वही करते हैं, एक पारदर्शिता से देखते हैं। इनकी दृष्टि को श्रापित दृष्टि माना जाता है। जी इनकी दृष्टि जो होती है त्रिपाद दृष्टि, वो जहां पड़ती है वहां की शुभता को कम करती है। अब डिपेंड यह पड़ता है कि अगर मित्र भाव को पड़े थोड़ा कम नुकसान करेगी, अपनी राशि पर पड़े थोड़ा कम, अपनी राशि को तो उतना नहीं, लेकिन अगर समझिए कि जहां शत्रु राशि है, जहां अशुभ है, वहां पर इनकी दृष्टि का देख लीजिए फल क्या मिलता है। जी 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 समझ में गुरुदेव आ गया थोड़ा गुरुजी? जी जी समझ में आ गया। एक गुरुजी एक समस्या ये है, इस विषय थोड़ा हटके है, ये रत्नों का जो व्यापार आजकल चल रहा है ज्यादा, ये उंगली में कैसे निर्धारण करते हैं? मित्र शत्रु के हिसाब से करते हैं उंगली में रत्न पहनाने का, या कैसे, इंतजार क्या कीजिए इसका? प्रभु मैं वैज्ञानिक तरीके से रत्नों का उपयोग के लिए उपाय प्रकरण की कक्षा प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आप लोग को जन्म पत्रिका के माध्यम से एक तो बता दिया कि शनि पीड़ित है, लेकिन शनि का कौन सा उपाय करना चाहिए। एक एक ग्रह के 7, 8, 10 उपाय मैंने संग्रह किए हैं। वैदिक, लौकिक, तांत्रिक, आयुर्वेदिक, सारे उपाय को बताऊंगा, उसमें रत्न प्रकरण भी होगा। अब रत्न क्या है, रत्न का कार्य क्या है, दान का कार्य क्या है, हवन के द्वारा हम ग्रहों से क्या प्राप्त कर सकते हैं, सारे चीजों का विधि पूर्वक विश्लेषण करके बताऊंगा। जी तो मेरा एक जगह बात मतलब वैसे थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि कहीं कहीं मुझे शुक्र का रत्न मध्यमा में मिला है, कहीं कहीं अनामिका मिल रहा है, कहीं कनिष्का मिला है। इसका थोड़ा निर्णय नहीं हो पाया, तो इसका खाली एक का आप बता दीजिए, इसका निर्णय क्या मध्यमा में ठीक है, या अनेका में ठीक है, अनामिका में या कनिष्का में? ये हस्त सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारे अनामिका में भगवान सूर्य का वास होता है। क्यों वास होता है? जब आप कर्म कांड करवाते हैं प्रभु, तो पवित्रक कहाँ धारण करते हैं? अनामिका में। बस पवित्रक को स्वर्ण धातु का प्रतीक माना जाता है ना, जी तो स्वर्ण किसकी धातु है प्रभु? स्वर्ण सूर्य का, सूर्य, गुरु और तो आप पुखराज कहाँ पहनते हैं? पोखराज को कहीं कहीं हमको वर्णन मिला है तर्जनी में। कहीं कहीं की वर्णन न प्रभु, जो शास्त्र कहता है उस पर बताइए। गुरुदेव मैंने शास्त्र तो नहीं पढ़ा है अभी, शास्त्र मेरे की पास बात बताइए। जी 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 अभी मेरे पास एक पंचांग है, ये निर्णय सागर जी का, तो उसमें तर्जनी में कहा गया है। किस चीज में कहा गया है? एक निर्णय सागर करके पंचांग आता है, निर्णय सागर निमिच्छा करके जो है उनका, तो उनमें तो तर्जनी में कहा गया है। पिज्जा खा लिए? सुनिए प्रभु, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक मिनट सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ। जी देखिए, रत्नों के बारे में जो लोग सिर्फ रत्न का व्यवहार करते हैं, जी हर समय हर ग्रहों के लिए धारण करना भगवान अनिष्टकारी होता है। रत्न का क्या कार्य है, रत्न असली है नकली है क्या है, इसके लिए शास्त्र में पढ़ना पड़ेगा आपको। जी जी समझे ना? जी 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 गुरु जी। तो इसके लिए प्रभु आपको पहले रत्न विज्ञान की कक्षा चलाया जाएगा। अब देखिए, माणिक रत्न अनामिका में धारण किया जाता है, मोती कनिष्ठिका में होता है, मूंगा अनामिका में होता है। जी आप जी अपना आवाज माइक किस कार है म्यूट बीच कीजिए में? पहले। आप अपना माइक म्यूट कीजिए अनुज जी। जब प्रश्न किए हैं तो पूरा क्लियर सुनिए। आप अपना माइक म्यूट कीजिए।
अनामिका में 2 रत्न पहने जाते हैं, मूंगा, माणिक्य। तर्जनी में 1 रत्न होता है, पुखराज। कनिष्ठिका में हम लोग पहनते हैं मोती और पन्ना। मध्यमा में 3 रत्न धारण किए जाते हैं, नीलम, गोमेद, लहसुनिया। अब अगर किसी, माइक बंद कर दिए प्रभु और वीडियो। अब अगर आपको शक हो, संदेह हो, तो इसके लिए सामुद्रिक शास्त्र से किस ग्रह का हथेली में किस स्थान पर कौन सी रेखा होती है, इसका विस्तृत वर्णन मैं उपाय प्रकरण में बताऊंगा। सामान्य तौर पर प्रचलित जो होता है, अनामिका स्थान होता है माणिक्य का। चलिए, और कोई प्रश्न है अनुज जी? जी, शुक्र के लिए किस में धारण करना चाहिए? ओपल, जर्कन इत्यादि, हीरा इत्यादि। शुक्र का रत्न जो होता है प्रभु, वह आपको तर्जनी में धारण किया जाता है। शुक्र का और गुरु का तो शत्रु भाव भी है ना, शत्रुता का वो है। तो आप ऐसा क्या चाहते हैं कि 9 ग्रह का रत्न एक ही साथ का धारण कर ले प्रभु? नहीं नहीं, मेरा वो नहीं है, मेरा नहीं, समस्या जी। एक बात यह है, मैंने क्या बताया, गुरु में शुक्र की शत्रुता आपको दिख रही है, लेकिन गुरु की राशि में शुक्र उच्च हो रहा है, ये नहीं आपको दिख रहा है? जी, गुरु की राशि, गुरु की मूल त्रिकोण राशि में शुक्र जाकर उच्चता को प्राप्त कर रहा है, ये संबंध भी तो बन रहा है ना। जी, तो इसके लिए प्रभु उच्चता निष्ठा नहीं होती है। शत्रु ग्रहों का एक समय एक अंगुली में रत्न कभी नहीं धारण करना चाहिए, विनाशकारी होता है। कितना रत्न का अशुभ रत्न और बिना परीक्षित रत्नों को धारण करने से क्या विपत्ति आती है। चलिए, उपाय प्रकरण आने दीजिए, मैं सारी चीजों को क्लियर करूंगा और विधिवत पढ़ाऊंगा। प्रेम से, श्रद्धा से मैंने जो चैप्टर तैयार किए हैं, आप पढ़िए तो पहले। जी, जी। तो चलिए। गुरुदेव, शुक्र के लिए तर्जनी में उंगली के लिए डन कर दिया जाए। भगवान, इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, ऐसा मान्यता है। और आप को जो आप एक पंचांग के आधार पर मत कीजिए। सामान्य तौर पर कि सूर्य पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, उसी प्रकार ये शाश्वत सत्य है। चलिए, हरि किशन जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। गुरुदेव, अनुज जी, अनुज जी, एक मिनट गुरु जी, एक मिनट गुरुदेव, एक बात मेरे गुरुदेव, मैंने 3-4 पंचांगों में आज देखा है, मुझे सिर्फ कनिष्ठिका और मध्यमा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है प्रभु, आप कनिष्ठिका में धारण करवा के देख लीजिए, उसका परिणाम क्या मिलता है। और आप मध्यमा में धारण के, हम इस बात से कोई वैदिक रत्न ज्योतिष का अगर आप प्रमाण दीजिएगा तो मैं विचार करूंगा। लेकिन जितने भी लोग हैं वो सामान्यतः इसी पर करते हैं। आप किस आधार पर करवा रहे हैं, आपके ऊपर है। जी, क्योंकि शुक्र भाग्य से है उसका, क्योंकि मैं कई पंचांगों में देखा हूँ तो मुझे मध्यमा और कष्टमा ही। जी जी, कनिष्ठिका, आप कनिष्ठिका में करें, कनिष्ठिका तो उसका नीचे शत्रु क्षेत्र हो जाएगा चंद्रमा का। जी जी जी, तर्क लगाने से पहले, लॉजिक लगाने से पहले ग्रहों का लॉजिक भी तो देखिए, किसके साथ क्या संबंध बन रहा है। जी जी जी। चलिए भगवान, आपका प्रश्न का निराकरण हो गया, आप स्वयं समझिए। हरि किशन जी, बताइए। और थोड़ा विषांतर प्रश्न है। मैंने एक जगह देखा, बुध जब अस्त हो जाते हैं ना, हाँ, सूर्य के बाद, लेकिन बुध अस्त तो हो जाता है, लेकिन उसको अस्त होने का दोष नहीं लगता, ऐसा है क्या भगवान? हाँ, बुध अस्त है तो भी अस्त होने का दोष नहीं लगेगा उनको, ऐसा है ना भगवान? एक बात हरि किशन जी आप समझिए, जी, कोई भी ग्रह अस्त होकर भी ऐसा नहीं है कि फल नहीं देता है। क्या होता है अस्त में ना, जैसे सूर्य अस्त हो गए तो
क्या हुआ, सूर्य की जो प्राप्त किरण के द्वारा हमें दिन में जो चीजें प्राप्त होती है वह नहीं मिलता है। अच्छा, शुभ परिणामों में कमी आ जाती है और अशुभता थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए अस्त ग्रह को हम निर्बल मानते हैं। तो बुध ऐसा ग्रह है जो अस्त होकर भी अपना फल देते रहता है। वही, क्योंकि बुध तो हमेशा ही अस्त रहेगा, सूरज के पास रहते हैं तो अस्त होते रहते हैं, इसलिए उनको पाप दोष नहीं बताया, ऐसा मैंने देखा। ना, एक बुद्धि है जो सूर्य के सामने अस्त नहीं होता है। ठीक है भगवान। चलिए, हाँ सुबोध जी। गुरुजी, जैसे मैं मेरी भी 7.5 के अपने विषय में पढ़ा रहे हो आप, तो मेरी भी 7.5 का दूसरा चरण चला हुआ है। तो अभी मैंने केतु लगन की कुंडली है जिसमें मैंने अभी भाग रतन जो जैसे बात चल रही थी, मैंने पन्ना और नीलम प्यारा हुआ है। अच्छा जी, अगर आप कहें तो मैं अपनी कुंडली एक मिनट, आपने पन्ना पहन लिया, नीलम पहन लिया, ठीक है। मिथुन लगन की कुंडली में दशा किस ग्रह की चल रही है प्रभु? पन्ना तो मान लीजिए, पन्ना तो आपने बुध के लिए पहन लिया। चलिए, तुला लगन की कुंडली है गुरुजी, तुला लगन की कुंडली है। तो तुला में बुध क्या है, शुक्र का रिलेशन? मैं समझा नहीं गुरुजी आपकी बात। भगवान, आपने द्वादशेष का रत्न पहन लिया ना? गुरुजी कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुंडली है मेरी। प्रभु, आप तुला लगन की कुंडली में छठा स्थान 12वें भाव में न पड़ेगा प्रभु? जी 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 जी। आपने व्ययेश का रत्न धारण कर लिया। चलिए, लेफ्ट हो। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? सुबोध जी चल गए। गुरुजी, हाँ बोलिए साक्षी। वैसे तो ये जो रत्न की जो आप बता